स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक्सीलेंस फैमिली में, जहां आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र के बारे में। कृषि क्षेत्र हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट कौन सा है? पार्ट नंबर 2। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? फर्स्ट पार्ट हमारा था औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? लिखा है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। औपनिवेशिक शासन का अर्थ हमने कल बहुत अच्छे से जाना था, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। औपनिवेशिक शासन का अर्थ होता है जब एक देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है। अधीन का मतलब होता है अपने नियंत्रण में ले लेता है, उसका शोषण करने लगता है, उसकी जनसंख्या पर अपना कब्जा कर लेता है। तो जिस देश को अपने अधीन कर लेता है वह औपनिवेशिक देश कहा जाता है ना। तो औपनिवेशिक भारत भी हमने कल जाना था, और अभी भी ये औपनिवेशिक भारत में कृषि क्षेत्र कैसा था वही हम पढ़ रहे हैं। तो लिखा है कि औपनिवेशिक शासन मतलब जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ पे शासन था तब हमारे देश की कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इसने बोला कि हमारे देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ जानते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब सीधे कृषि कार्य में लगे रहना, सीधे कृषि कार्य में लगे रहना, ये प्रत्यक्ष का अर्थ होता है। और अप्रत्यक्ष मतलब हम परोक्ष को अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले औजार, प्रयोग होने वाले यंत्र या औजार। ठीक है, तो हमारे देश की 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में ही लगी थी। अगर कोई खेती नहीं कर रहा है तो वह खेती में काम आने वाले औजार या यंत्रों को ही बना रहा था। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अर्थ समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जानने पर ही हमें किसी बात का पता चलता है। वैसे तो अगर आप इस तरीके से पढ़ लो, कोई भी चैप्टर को कितनी ही बार पढ़ लो, अगर उसके छोटे छोटे शब्दों का आपको अर्थ याद नहीं होगा तो आप बस केवल उसको पढ़ते ही जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है जैसे मान लो आपने एग्जाम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष याद कर लिया, लेकिन किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान लोग लगे थे, तो हमें अर्थ याद होगा। तो शब्दों का अर्थ याद रहता है तो हम और भी ज्यादा बातें समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे शब्दों के बारे में भी यहाँ बताऊंगी। फिर आगे इसने लिखा है, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय, वो हमें बोल रहा है कि 85% जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है, लेकिन फिर भी कृषि में गतिहीनता की प्रक्रिया चलती ही जा रही थी। अब गतिहीनता का मतलब क्या होता है? गतिहीनता का मतलब होता है कृषि में कोई गति न होना, कोई गति न होना, ना ही कोई परिवर्तन होना, कोई परिवर्तन होना। ठीक है, तो ये गतिहीनता का मतलब समझ आया हमको। ठीक है, अब आगे और पढ़ते हैं। फिर आगे इसने हमें बताया, यही नहीं अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसकी हमें आशा नहीं थी। ठीक है, जिसकी हमें आशा नहीं रहती है उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तो बोल रहा था कि कृषि में 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई है, लेकिन फिर भी कृषि में गतिहीनता का विकास चल रहा है, कृषि में कोई गति नहीं हो रही है और निरंतर उसमें क्या हो रहा है, गिरावट आती जा रही है। और अनेक अवसरों पर हमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट देखने को मिल रही है, मतलब जिसकी हमें आशा नहीं थी वो सब हो रहा था। फिर लिखा है, भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो। फिर आगे उसने बोला कि कृषि में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कृषि क्षेत्र सीमित था, या और भी कोई रीजन हो सकता है, तो कृषि में परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो अंग्रेजी शासकों ने क्या किया कि जंगलों को काटकर क्या किया, कृषि का क्षेत्र बढ़ा दिया।
लेकिन कृषि का क्षेत्र बढ़ा दिया, तो कृषि का क्षेत्र बढ़ाने से उत्पादन में वृद्धि हो गई, किंतु उत्पादकता में कमी आती रही। अब कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता, इन दोनों में अंतर होता है। कृषि उत्पादकता का मतलब होता है कि जो उत्पादन हुआ है उसका अनुपात, कहने का मतलब है किसी भी फसल का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें हम बीज का, खाद का, रसायन, उर्वरक, बिजली, पानी, अनेक काम करते हैं, तो उसका अनुपात उत्पादन में देखा जाता है कि जैसे फसल का उत्पादन करने में हमें 10,000 का खर्चा आया, ठीक है, 10,000 का खर्चा आया उत्पादन करने में, फसल का उत्पादन करने में 10,000 का खर्चा हमें आया, और फसल से पैसा कितना आया, 8,000 आया, तो 2,000 का नुकसान हुआ, तो ये अनुपात देखा जाता है। तो बोल रहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी ही रही। फिर आगे है, कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। अब हमारा ये जो टॉपिक है कृषि क्षेत्र, ये पूरा भू व्यवस्था प्रणाली पर ही निर्भर है। अगर आपने भू व्यवस्था प्रणाली को अच्छे से समझ लिया तो आप कृषि क्षेत्र को नींद में भी उठ के बता सकते हो, कोई आपसे पूछ ले तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भू राजस्व प्रणाली का अर्थ, यहाँ हम पढ़ेंगे भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखो भू राजस्व प्रणाली कितने प्रकार की थी। भू राजस्व प्रणाली 3 प्रकार की थी। भू राजस्व प्रणाली का तो अर्थ आपको पता है, भू का मतलब होता है यहाँ पर भूमि, राजस्व का मतलब होता है लगान या कर, और प्रणाली का मतलब होता है प्रक्रिया या नीति, है ना। तो भू राजस्व प्रणाली भूमि का उपयोग करने के बदले में, भूमि का जो उपयोग करते हो उसके बदले में सरकार को कर के रूप में धनराशि देना, तो ये भू राजस्व प्रणाली। अब अंग्रेजों की कैसी थी, तो 3 प्रकार की वो नीतियां यहाँ पर चलाते थे। पहली चलाते थे वो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे की 2 प्रणाली को पढ़ेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें एक निश्चित समयावधि पर, निश्चित समयावधि पर सूर्यास्त से पहले, सूर्य अस्त नहीं हो उससे पहले, सूर्यास्त से पहले कर की या लगान की राशि, कर या लगान सरकार को जमा करना होता था, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें एक निश्चित समयावधि पर सूर्यास्त से पहले कर या लगान, कुछ भी बोलो, सरकार को जमा करना होता था। इसलिए इस प्रणाली को सूर्यास्त प्रणाली भी कहा जाता है, सूर्यास्त बंदोबस्त प्रणाली भी कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को। इसमें जो जमींदार होता था, इसमें जमींदार, जमीन का मालिक जमींदार कहलाता है, जमींदार लगान का भुगतान करता था, जमींदार लगान का भुगतान करता था, ठीक है। जमींदार को एक निश्चित धनराशि के बदले क्या मिलती थी, जमीन मिलती थी। जमींदार को एक निश्चित धनराशि के बदले जमीन मिलती थी, उस पर खेती से जो भी लगान प्राप्त होता था वह सरकार को दिया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें जमींदार द्वारा एक निश्चित समयावधि और उस समयावधि को सूर्यास्त से पहले लगान जमा कराना होता था। अगर वो ऐसा नहीं करता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेयतवाड़ी प्रणाली। अब ये रेयतवाड़ी प्रणाली में क्या हुआ था ये देखते हैं। देखो इसमें ऐसा था फ्रेंड्स कि इसमें किसान को लगान देना होता था, किसान को लगान देना होता था, और लगान किस आधार पर देना होता था, लगान उत्पादन के आधार पर नहीं, उत्पादन
के मतलब या फसल के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर लगान देना होता था। क्षेत्रफल के आधार पर लगान देना होता था। देखिए आपने अंग्रेजों की चालाकी, क्या बोला उसने कि रैयतवाड़ी प्रणाली में किसान जो भी उत्पादन करेगा हम उस आधार पर लगान नहीं लेंगे, हम तो क्षेत्रफल के आधार पर लेंगे। अगर आपका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है तो हम इस क्षेत्रफल को नापेंगे और हम देखेंगे कि इसमें इतनी फसल उगाई जा सकती थी, इतना उत्पादन किया जा सकता था, तो हमको तो इतना ही लगान चाहिए। तो आया आपको समझ में? दूसरी प्रणाली रैयतवाड़ी प्रणाली में किसान द्वारा लगान का भुगतान किया जाता था। इसमें उत्पादन के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर लगान देना होता था। ठीक है। एंड लास्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे यहां पर मालवाड़ी। ठीक है, मालवाड़ी प्रणाली। अब इसमें गांव के द्वारा, गांव या गांव के मुखिया द्वारा लगान दिया जाता था। और अगर गांव का मुखिया या गांव द्वारा समय पर लगान नहीं दिया जाता था तो उन लोगों को क्या किया जाता था? गांव से निकाल दिया जाता था। समय पर लगान न देने के कारण, ठीक है। तो तीनों प्रणालियां समझ में आ गई। ये तीनों प्रणालियां ही कृषि क्षेत्र के अंदर है और कृषि को ये तीनों प्रणालियां ही समझा रही है कि कैसे कृषि होती थी। तो एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। भू राजस्व प्रणाली, भूमि के उपयोग के बदले में कुछ धनराशि देना भू राजस्व प्रणाली कहलाता है। ये 3 प्रकार की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जिसमें सूर्यास्त से पहले एक निश्चित समय अवधि में लगान देना होता था। अगर जमींदार लगान न दे पाता था तो उसको क्या किया जाता था? उसकी जमीन छीन ली जाती थी। फिर रैयतवाड़ी प्रणाली, इसमें किसान को लगान देना होता था और उत्पादन के आधार पर नहीं, किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। और मालवाड़ी प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें गांव या गांव का मुखिया क्या करता था? लगान का भुगतान करता था और समय पर लगान का भुगतान ना करता था तो उन किसानों को गांव से निकाल दिया जाता था। तो इस 3 प्रक्रिया से लगान वसूल किया जाता था। ठीक है। अब आगे देखो, फिर आगे क्या लिखा है? आगे देखेंगे, लिखा है फिर यहां आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। अब वो सारी बातें इसमें बताई गई है। बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कोई पद या ओहदा। तो बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब बंगाल का राष्ट्रपति पद, जो उस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपखंड था। उपखंड का मतलब होता है जब किसी चीज को, जब किसी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उस छोटे भाग को उपखंड कहा जाता है। ठीक है। तो इसने बोला कि पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभों को जमींदार ही हड़प जाते थे। अब जमींदार भी तरह तरह के थे। वो क्या करता था कि एक निश्चित धनराशि के बदले में क्या करते थे? जमीन खरीदते थे, किसानों से काम कराते थे और वो भी किसानों का शोषण कर लेते थे। ठीक है। फिर आगे है, किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। खेती कौन करता था? किसान। जैसे हमने अभी बंदोबस्त प्रणाली में पढ़ा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में कि जमींदार लगान का भुगतान करता था, तो जमींदार की तो केवल जमीन थी। जमींदार कौन है? जमीन का मालिक जमींदार। ठीक है। वो किसानों से खेती करवाता था और जो भी लगान आता था उसका 11 में से 10वां भाग किसको देता था? अंग्रेजी सरकार को, और 1% भाग वो खुद रख लेता था। किसान को तो कुछ भी नहीं मिला। ठीक। फिर यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक ही सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने पर बाध्य होना
पड़ा। कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, केवल ध्यान एक ही चीज पर दिया जाता था, लगान पर। और किसान लोग बैल की तरह खेती में काम करते रहे, उन पर ऋण का, ब्याज का, सभी प्रकार का बोझ डलता रहे। ठीक है, फिर आगे है यहाँ राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। कि जो सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने जो राजस्व व्यवस्था चलाई थी, उनका जमींदारों ने भी जम के फायदा लिया। ठीक है, राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित ही थी। हमने पहले पढ़ा ना कि पहले से निर्धारित थी, और सूर्यास्त के समय क्या देना पड़ता था, सूर्यास्त ना हो उससे पहले लगान देना होता था। उनके अनुसार रकम जमा नहीं कर पाने पर जमींदारों से उनके अधिकार की राशि छीन ली जाती थी। जमींदार को फायदा और नुकसान दोनों था। फायदा तब होता था जब वो लगान दे देता था, और लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी, क्योंकि उसको जमीन अंग्रेजी सरकार से एक निश्चित धनराशि के बदले ही मिलती थी। तो अपना फायदा देखता था, जमीन भी ले लो, है ना, फिर उस पे किसानों से काम करा लो, कुछ हिस्सा अपन रख लो, कुछ सरकार को दे दो। ठीक है, तो कुछ जगह उसे भी नुकसान हुआ। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधा के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार जब आप याद करोगे क्वेश्चन को तो इस तरीके से लिखना। नंबर 1 में आप समझा सकते हो यहाँ पर कृषि के बारे में, एक सेकेंड, यहाँ पर आप कृषि की गतिहीनता के बारे में बता सकते हो। फिर कृषि की गतिहीनता किन कारण से हुई, भू राजस्व प्रणाली के कारण हुई, है ना, ये आप बता सकते हो पैराग्राफ चेंज करके या पॉइंट में। और नंबर 3 आप यहाँ से स्टार्ट करना, साथ ही प्रौद्योगिक से। साथ ही प्रौद्योगिक मतलब जो उद्योग थे, जो नई नई तकनीकी थी, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। नई तकनीक या प्रौद्योगिक निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं का अभाव मतलब उनकी कमी थी, और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, उर्वरक मतलब जो रासायनिक खाद वगैरह है उसका नगण्य मतलब न के बराबर कम प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। कृषि उत्पादकता मतलब वही जो आगे हमने पढ़ा था कि कृषि में काम आने वाले सारे इनपुट। ठीक, फिर आगे देखो, किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा। किसका, उर्वरकों का, मतलब कुल मिला के बोलो कृषि उत्पादकता का। कृषि उत्पादकता के अंतर्गत सभी बातें आ जाती है कि कृषि का स्तर के फसल का उत्पादन गिराने में कृषि उत्पादकता का हाथ रहा। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। अब यहाँ पे पढ़ो, कृषि के व्यावसायीकरण का क्या अर्थ होता है। कृषि के व्यावसायीकरण का क्या मतलब है। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ, इसका मतलब होता है कि जो फसल है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो फसल है उसका उत्पादन, जो फसल है फसल का उत्पादन व्यक्तिगत या उपभोग के लिए न होकर किसके लिए था, बिक्री के लिए, बिक्री के लिए, बिक्री के लिए या फिर निर्यात के लिए, क्योंकि किसान लोगों को क्या करना था, लाभ कमाना था, बेचने के उद्देश्य से यहाँ पर फसल का उत्पादन होता था। बिक्री के लिए, बिक्री के लिए या लाभ प्राप्ति के लिए होता था। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है जो भी फसल होती थी उसका किसान अब उपभोग नहीं करता था, उसका व्यक्तिगत कोई उपयोग नहीं करता था, उसका उपभोग नहीं करता था, बल्कि निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए फसल का वो उत्पादन करता था, है ना। फिर आगे देखो, नकदी फसलों का मतलब तो आपको पता है, ऐसी फसलें जो बिक्री के लिए या फिर निर्यात के लिए बोई जाती है, जैसे तंबाकू, चाय, कॉफी आदि, है ना। फिर आगे देखो, नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण मिलते हैं, किंतु उस समय उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। हमने पढ़ा कृषि का व्यवसायीकरण भी हुआ, ऐसी फसलों का उत्पादन किया गया जिनका उपभोग किसान लोगों ने नहीं किया, बल्कि उनका निर्यात उन्होंने किया, बिक्री बढ़ाने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए। तो जो अंग्रेज लोग थे वह क्या करते थे, किसानों को नकदी फसल का उत्पादन करने के लिए ही बाध्य करते थे, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में चाय, कॉफी, तंबाकू इन सब की जरूरत होती थी। उस देश में बड़ा पैमाने पर इसका उत्पादन
किया जाता था भारत में। फिर आगे है जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था, जो भी नकदी फसलें होती थी। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार लाया गया लेकिन बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाया, भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में भारत पिछड़ा हुआ था। जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपनी फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। वाणिज्यिक फसलें वही फसलें होती है जिन्हें हम नगद फसलें कहते हैं, मतलब ऐसी फसलें जिनका उत्पादन क्या बेचने, बिक्री या निर्यात के लिए किया जाता है, जैसे चाय हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, कॉफी हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब इनके अंतर्गत आती है। ठीक, फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आप ये लेना, काश्तकारों को लेकर। काश्तकार और किसान दोनों में अंतर होता है। किसान खेती करने वाला होता है जबकि काश्तकार उसके खुद की जमीन होती है। ठीक, तो काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न संसाधन थे, न तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा थी। मतलब कि न ही उनके पास एक ऐसा, अपन बोलते ना प्रेरणा का मतलब मोटिवेट करना, उनको ऐसा कोई अभिप्रेरित करे काम करने के लिए, ऐसा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कृषि क्षेत्र पूरा हो जाता है, जिसमें आप 4 पॉइंट से अपनी बातों को समझा सकते हो। नंबर 1 पॉइंट आप बता सकते हो इसमें कि कृषि क्षेत्र जो था 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात सीधे तरीके से और कृषि औजारों को बनाते हुए दोनों ही प्रकार से कृषि कार्य में लगी हुई थी। लेकिन इनके बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी ही आ रही थी। जितना इनपुट लगाया जा रहा था उतना उत्पादन नहीं हो रहा था। फसलें तो बढ़ रही थी लेकिन उत्पादकता में कमी आ रही थी। फिर आप बता सकते हो आगे कि साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार की भू राजस्व प्रणाली, आप तीनों प्रकार को बता सकते हो कि भू राजस्व प्रणाली ने भी कभी भी किसान लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर अगला 3rd पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो कि प्रौद्योगिकी, साथ ही प्रौद्योगिकी मतलब नई नई टेक्नोलॉजी सबकी कमी थी, सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, खाद बीज सभी की कमी के कारण भी क्या हुआ, अलग अलग फसलों का उत्पादन करना पड़ा, कभी खाद्यान्न फसलें, कभी नकदी फसलें, है ना। इस प्रकार से व्यक्ति फसलों का उत्पादन करता था, वह अपने स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के उद्देश्य से फसलों का उत्पादन करता था। ऐसी फसलें जिन्हें उपभोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री या निर्यात के लिए पैदावार की जाती है फसलों की, वह नकदी या इसके अंतर्गत आती है वाणिज्य फसलों के अंदर। और 4th पॉइंट आप बता सकते हो इसी तरह काश्तकार का एक बड़ा भाग भी कैसा रहता था, बिना संसाधन, बिना तकनीक और बिना प्रेरणा के कोई काम नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप उस डाउट को पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले डाउट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।